जैसे अभी भी आपने बताया कि कुछ भी हम देखते हैं, कहीं भी कुछ भी होता है, उसका सबसे पहला असर हमें मुंबई में देखने मिलता है। हमने डिस्कस किया था, दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, पहला असर मुंबई में देखने मिलता है। तो और वही आपकी किताब में भी है, तो इस बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, मेरी इस किताब में जो लोग इस किताब को पढ़ेंगे उनको एक बात तो ये पता चलेगी कि मुंबई जो है वो ग्लोबल इवेंट्स के प्रति कितना सेंसिटिव रहा है, कि दुनिया में कहीं कुछ होता है तो उसकी प्रतिक्रिया मुंबई में देखने मिलती है। सलमान रश्दी ने, अंग्रेजी लेखक सलमान रश्दी ने किताब लिखी ब्रिटेन में, उसकी मौत का फतवा निकाला गया ईरान से, और दंगा होता है मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर 1989 में, 12 लोग मर जाते हैं। बाबरी मस्जिद गिराई जाती है अयोध्या में, दंगा होता है मुंबई में, 1000 के करीब लोग मारे जाते हैं। गुजरात में दंगे होते हैं 2002 में, बम फटते हैं बंबई में। कोई फ्रांस की मैगजीन पैगंबर का कार्टून बनाती है बिल्कुल, और उसकी प्रतिक्रिया मुंबई में देखने मिलती है। अच्छा, ये तो खैर हाल के 20-30 सालों की बात है। हम 1920 के आसपास चले जाते हैं। अच्छा, तो खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था? वो भी दुनिया के किसी दूसरे कोने में कुछ हो रहा था, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है मुंबई में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था, फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। राइट। तो मुंबई शहर हमेशा से बड़ा संवेदनशील रहा है दुनिया में कहीं कोई घटना होती है, और इस बात को मैंने इस किताब में के जरिए समझाने की कोशिश की है। नंबर 1। नंबर 2 कि इस किताब में बीते 30 सालों के दौरान मुंबई किस तरह से बदली है, मुंबई किस तरह से इवॉल्व हुई है, उसको मैंने क्रॉनिकल करने की कोशिश की है। और मैंने जो कट पॉइंट रखा है वो रखा है 92-93 के दंगे और उसके बाद की कहानी। इसमें आपको 20-30 साल में मुंबई में जो भी बड़ा घटित हुआ, अच्छा या बुरा, उसकी कहानी यहां पे आपको मिल जाएगी। मुंबई अंडरवर्ल्ड किस तरह से उफान पर आया, फिर खत्म हो गया, उसकी कहानी है। डांस बार जो चलते थे वो कैसे होते थे, फिर वो कैसे बंद हो गए, उसकी कहानी है। लाल बाग के राजा जो सबसे लोकप्रिय गणपति हैं शहर के, उनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्से हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई कहानियां हैं, और बहुत सारी चीजें हैं मुंबई से जुड़ी हुई। जो लोग मुंबई के बारे में जानना चाहते हैं या बीते 30 सालों में मुंबई किस तरह से बदली है, वो अगर देखना चाहते हैं तो वो सारी बातें बॉम्बे आफ्टर अयोध्या में उनको मिलेंगी। सर, आपने एक बात बोला लाल बाग के राजा का, तो मुझे एक सवाल याद आया कि बीच में मीडिया ने लाल बाग के राजा के पंडाल को भी बैन किया था। बहुत पुरानी बात याद दिला यस, मैं उस बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी कि क्यों किया था, क्या हुआ था। हम सब ने बैन कर दिया था। हाँ, वो 2008 की बात है कि हुआ ये था कि उस साल कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी कि लालबाग के राजा के यहाँ के कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो भक्तों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे थे, अभी भी होता है, उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे। और कुछ बदसलूकी मीडिया के लोगों के साथ में भी हुई, कुछ वहां पर पुलिस कर्मचारी थे उनके साथ भी हुई। तो उसको मीडिया ने कैप्चर किया वीडियोस को और उनको दिखाना शुरू किया। तो उसके बाद में जो ऐसे कार्यकर्ता थे उन्होंने मीडिया को ही टारगेट करना शुरू कर दिया था। तब उस साल मीडिया ने फैसला किया कि अगले साल से हम लालबाग के राजा का बायकॉट करेंगे, उनके कवरेज का। और वो बायकॉट जो है वो 3 से 4 साल तक चला। लेकिन उसके बाद फिर पता है मीडिया में टीआरपी का खेल होता है, लालबाग के राजा से तो अथाह टीआरपी आ रही थी। तो भले ही स्थानीय लेवल पर ब्यूरो चीफ और रिपोर्टरों ने भले ही बॉयकॉट कर दिया, लेकिन ऊपर संपादकों ने और मालिकों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर चैनलों में फूट पड़ गई। जब एक चैनल ने दिखाना शुरू किया तो दूसरे ने बोला यार इसको तो लोग देख रहे हैं क्योंकि लालबाग का राजा दिखा रहा है, तो हमारा तो नुकसान हो रहा है। दूसरे ने दिखाना शुरू किया और इस तरह से फिर मीडिया में फूट हो गई और फिर वो बैन अपने आप ही, वो बाइकॉट अपने आप खत्म हो गया। अब लालबाग के राजा के मंडल के साथ में मीडिया के अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन जो बदसलूकी की खबरें हैं और जो वीडियोस हैं वो तो हर साल आते ही रहते। सर, आपका फेवरेट टॉपिक हमेशा से, आपने कई किताबें लिखी है, गैंगस्टर, मुंबई और गैंगस्टर्स रहे हैं, माफियाज। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका एक्सपीरियंस, आप दाऊद के बारे में भी बहुत लिखते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस किसी गैंगस्टर के साथ कैसा रहा है? आपने किसी से बात की हो जो आपको अभी भी याद हो, कोई इंटरेस्टिंग, अगर आप कुछ बताना चाहे कुछ। और सर, या इस दौरान आपको धमकियां मिली या कुछ भी ऐसा? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं,
समथिंग जो आपको अभी भी याद है, ऐसे सोच के डर लगता हो या कुछ भी, अरे मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है? देखो ऐसा है कि ऐसी कुछ एक घटनाएं जरूर हैं। जहाँ तक बात करने का सवाल है तो छोटा राजन से तो मेरी बहुत बार बातचीत हुई और मैं कई मामलों में उसके खिलाफ गवाह भी हूँ। जहाँ तक खुद को डर लगने का सवाल था या खुद को खतरे का सवाल था, तो ऐसी घटना हुई थी 2008 में मेरे साथ। हुआ ये था कि 2008 के अप्रैल के पहले हफ्ते में मुझे हेमंत करकरे जो एटीएस चीफ थे उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि जितेंद्र मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है, तुम कहीं बाहरी लोकेशन पे मिलो, मेरे ऑफिस मत आना। तो हम लोग कहाँ मिले? एटीएस का ऑफिस नागपाड़ा में था। तो उन्होंने कहा कि तुम पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आ जाओ, वहाँ पर जॉइंट कमिश्नर एडमिन के केबिन में हम लोग मिलते हैं। तो वहाँ पर जाके मैं उनसे मिला। तो उन्होंने मुझसे पूछा, यार जितेंद्र ये बताओ कि तुमने ऐसी कौन सी स्टोरी दाऊद के खिलाफ कर दी जिससे दाऊद गिरोह जो है तुमको नुकसान पहुंचाना चाहता है, अच्छा, जिससे दाऊद तुमसे भड़का हुआ है? तो मैंने बोला मैंने तो बहुत सारी स्टोरी की, अब मैं कौन सी स्पेसिफिक आपको स्टोरी बताऊं? मैंने तो दाऊद का जो उसका रत्नागिरी वाला घर था वो सबसे पहले मैंने दिखाया, उसका बाद में सारे चैनलों को पता चला। मैंने घर के एक एक कमरे में जाके वॉक थ्रू किया था और जब भी दाऊद का जिक्र आता है तो मुंह से देशद्रोही निकल ही जाता है। देशद्रोही दाऊद इब्राहिम, भगोड़ा दाऊद इब्राहिम, ये सारे शब्द अपने आप निकलते हैं दाऊद के आगे पीछे, दाऊद के नाम के। मैं उसी तरह से बोलता था। बोला नहीं वो तो ठीक है, वो तो अब सारे चैनल बोलने लग गए हैं देशद्रोही और भगोड़ा, उसमें क्या है, कौन सी स्टोरी? मैंने बोला मैंने यहाँ पर पाकमोड़िया स्ट्रीट में भी जो दाऊद का घर था जहाँ पर दाऊद भागने से पहले 86 से पहले रहता था, उसके घर के अंदर भी स्टोरी की है जाकर, और बहुत सारी स्टोरीज की। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी स्टोरी की वजह से उसको मिर्ची लग गई और प्रॉब्लम हो गया। बोला सोचो। मैंने बोला लेकिन हुआ क्या है? बोले कि देखो ऐसा है कि हमने कुछ दाऊद के शूटर्स का फ़ोन इंटरसेप्ट किया है और उसमें छोटा शकील तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ओके। और तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी बाइक का नंबर क्या है, तुम्हारा आना जाना कहाँ है, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, वो सारी चीज़ें जो है उसका वो पता कर रहा है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि तुमको थ्रेट है, तुम्हारी जान को खतरा है और तुम जो है कुछ वक्त के लिए मुंबई छोड़कर बाहर चले जाओ। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं, इसी महीने के आखिर में मेरी शादी है और ये अप्रैल का पहला हफ्ता होगा और 27 अप्रैल को मेरी शादी थी और उसके एक हफ्ते पहले मेरी मम्मी बहन की शादी थी, मैं मामा के घर पे ही रहता था। मैंने बोला मेरा तो जाना पॉसिबल नहीं है, शादी की तैयारियां चल रही, पूरे खाट वाट छप गए और अब आप बोलते मुंबई छोड़ के चले जाओ। अरे बोला जान बचेगी तभी तो शादी करोगे ना। तो मैंने बोला मैं तो नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बॉस को फ़ोन करता हूँ। मिलिंद खांडेकर तब संपादक थे और वो हेमंत करकरे के अच्छे दोस्त भी थे। अच्छा। क्योंकि वो भी क्राइम रिपोर्टर थे मुंबई में और तब हेमंत करकरे डीसीपी हुआ करते थे, उस दौरान से उनकी जान पहचान थी। जी जी। तो बोले मैं मिलिंद को फ़ोन करता हूँ। फिर उन्होंने मिलिंद जी को फ़ोन किया और बोला कि ये देखो तुम्हारा जो रिपोर्टर है जितेंद्र, उसको थ्रेट है और इसको मैं मुंबई से बाहर जाने को कह रहा हूँ, ये मान नहीं रहा है। तो मिलिंद जी ने वो स्पीकर फ़ोन पे बात कर रहे थे। मिलिंद जी ने बोला कि मैं तुम्हारा दिल्ली ट्रांसफ़र कर देता हूँ, कुछ दिन के लिए दिल्ली आ जाओ। तो मेरी उनसे भी बहस हो गई। मैं बोला मैं कैसे आ सकता हूँ, घर में 2 शादियाँ हैं, मेरी खुद की शादी है। तो जब हेमंत करकरे ने देखा कि मैं नहीं मान रहा हूँ तो फिर हेमंत करकरे ने कहा कि ओके डोंट वरी, तुमको जो करना है करो। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए मुझे, बोला उसको फॉलो करना। बोला हमारे लोग तुम पे नज़र रखेंगे। अच्छा। हमारे लोग नज़र रखेंगे और हमको जो करना है हम फिर करेंगे, तुम निश्चिंत रहो। उसके बाद आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि उसी साल नवंबर 2008 में हेमंत करकरे जो है 26/11 के हमले में शहीद हो गया। जी। मैं उसके बाद मैं उनसे मिलने वाला था, पूछने वाला था कि उस थ्रेट का क्या हुआ उनका, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उसके बाद आगे उसका क्या हुआ, उन शूटरों का क्या हुआ, लेकिन ये घटना हुई थी। ओके। सर ये जो डॉन होते हैं या अंडरवर्ल्ड गिरोह के माफियाज होते हैं, ये अपनी इमेज को लेकर किस तरह से होते हैं, क्या ये इस पर अगर आप बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। इमेज को लेकर ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि छोटा राजन से मेरी बातचीत हुई 2010 में। तो मैंने छोटा राजन का इंटरव्यू किया, बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारे उन्होंने जवाब दिए।
अब हुआ ये कि हमारे चैनल ने तय किया कि हम छोटा राजन का ऑडियो नहीं सुनाएंगे। हम किसी गैंगस्टर को जो है टीवी पे जगह नहीं देंगे। तुम उसका ट्रांसक्रिप्ट लिखो और वो ट्रांसक्रिप्ट जो है हम छोटा राजन जैसे दिखने वाले किसी आर्टिस्ट को बिठाएंगे स्टूडियो में, ओके, और तुम सवाल पूछना और वो आर्टिस्ट जवाब देगा। अच्छा, अब उस आर्टिस्ट ने क्या किया कि उसने थोड़ा सा ड्रामेटाइज करने के लिए मुंबई की टपोरी लैंग्वेज इस्तेमाल की। अपन दाऊद को छोड़ेगा नहीं, अपन ये कर देगा, अपन को क्या समझेला है, अपन ठोक डालेगा उसको, ये वो इस टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगा। अब छोटा राजन एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने जो उसका इंटरव्यू किया है उसी की आवाज़ सुनाई जाएगी और वो इंटरव्यू में बहुत ही अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। मतलब कि मैंने छोटा राजन का ऐसा भी ऑडियो सुना है कि बहुत गंदी गंदी गाली देता है जिससे भी उसको एक्सटॉर्शन करना हो, ओके, गाली गलौज जिस तरह के मैंने मुंबई पुलिस के पास जो ऑडियो के सैंपल्स थे, बहुत रफ और बहुत डरावने तरीके से बात करता है। लेकिन जब वो मुझसे इंटरव्यू दे रहा था मुझे, तो बहुत ही पोलाइट, ऐसे किसी बिजनेसमैन के जैसे बहुत ही सभ्य भाषा में जवाब दे रहा था। ओके, वो बातचीत थी, तो उसको लगा था कि वही आएगा टीवी पे। लेकिन हुआ ये कि ये ड्रामेटाइज वर्जन टीवी पे दिखा। अब वो देखने के बाद छोटा राजन जो है भड़क गया। अच्छा, उसने मुझे कोई धमकी वमकी नहीं दी, लेकिन उसने मेरा बहुत जो है ना, मतलब क्या कहेंगे कि मुझे बड़ा परेशान कर दिया उसने। अगले दिन मराठी में मेरी बात होती थी नॉर्मली जैसे, अरे राजा हे तू काय केला, मी असा बोलतोय का, अपुन तपुन, मेरी भाषा ऐसी है क्या? हाँ, मैं जेंटलमैन के जैसा बात करता हूं। वो कौन है, उसका नंबर दो, कौन है मेरे मिला रहे, वो तो आर्टिस्ट है। उसकी क्या गलती? वो तो आर्टिस्ट है, उसको तो। और हमारे चैनल ने ऐसा फैसला किया कि आपको आवाज नहीं सुनानी है, लेकिन आपकी कही हुई बात वो कह रहा था। अरे तो ऐसे बोल रहा है, अपुन ये करेगा, अपुन वो करेगा, क्या मैंने तुमसे ऐसी बात की? इस टाइप की लैंग्वेज, टपोरी, मैं टपोरी हूं क्या? ऐसी लैंग्वेज में बात की क्या मैंने? तो उससे वो बड़ा हर्ट हो गया था। तो दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर पब्लिक इमेज। इनको बॉलीवुड में बड़ा इंटरेस्ट होता है ना सर, ये गैंगस्टर्स को? देखिए, ऐसा है कि अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड में के बीच में कई तरह के रिश्ते रहे हैं। एक रिश्ता रहा है शिकार और शिकारी का, प्रे एंड प्रेडेटर का, जहां पर कि बॉलीवुड की हस्तियों को ये गैंगस्टर्स धमकाने के लिए फ़ोन करते हैं, उनके राइट्स हथियाते हैं, उनसे वसूली करते हैं, और अगर पैसा नहीं दो तो उनको मार डालते हैं। एक ये रिलेशन था। दूसरा रिलेशनशिप था पार्टनर्स का, कि बॉलीवुड अपना काला पैसा जो है फिल्मों में लगाता था और बदले में जो कमाई होती थी वो लेता था, राइट्स ले लेता था। ये दूसरे तरीके का रिश्ता था। तीसरे तरीके का रिश्ता था कि पैट्रन्स और परफॉर्मर्स का, कि दुबई वगैरह में जो पार्टियां होती थी, जो शोज़ होते थे, तो बॉलीवुड की हस्तियों को वहाँ पर बुलाया जाता था परफॉर्म करने के लिए, नाचने गाने के लिए, और उनको अंडरवर्ल्ड की तरफ से पैसा भी दिया जाता था, अच्छा खासा पैसा दिया जाता था। ऐसा नहीं कि मतलब अगर किसी डॉन ने बुलाया तो पैसा नहीं देते थे, पैसा भरपूर देते थे। खाली ये कि बुलाया तो जाना पड़ेगा। अच्छा, मना नहीं कर सकते हो कि मेरा ये शूट है या मैं बीमार हूँ या ये है वो है। भाई ने बुलाया मतलब जाने का, हाजिरी लगानी पड़ेगी। हाँ, तो ये होता था। ये तीसरे तरह का रिश्ता था। चौथी तरह का रिश्ता ये था कि अंडरवर्ल्ड एक तरह से कंट्रीब्यूटर भी था, कंटेंट कंट्रीब्यूटर था। अच्छा, बॉलीवुड की फिल्मों के लिए। कुछ एक कन्वर्सेशंस हैं जहां पर छोटा शकील संजय दत्त और हरीश सुगंध और महेश मांजरेकर से बात कर रहा है। ऐसा एक ऑडियो कन्वर्सेशन आया था साल 2002 के आसपास। तो उसमें छोटा शकील फिल्मों की टेक्निकलिटीज बता रहा है। क्या सीन होना चाहिए, अरे वो पिक्चर में कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ये सीन में ये होना चाहिए, वो सीन में वो होना चाहिए। कई बार अंडरवर्ल्ड जो है वो स्क्रिप्ट कैसी हो, डायलॉग क्या हो, सीन क्या हो, ये लोग भी तय करते थे। दाऊद का भाई नूर इब्राहिम, जिसको नूरा कहते हैं, उसने तो फिल्मों में गाने भी लिखे हैं। अभी एक वो गाना, उस फिल्म का नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, जिसमें मुंबई की तमाम सड़कों के नाम थे, कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड। सलमान खान की मूवी, रवीना टंडन। तो ये गाना उसी ने लिखा था। आप देखोगे क्रेडिट्स में उसका नाम है नूर कास्कर। ओके, तो एक ये रिश्ता भी था। अच्छा, इसके अलावा एक रिश्ता था कि बॉलीवुड की कुछ अभिनेत्रियां जो हैं उनके डॉन्स के साथ में रोमांटिक अफेयर्स भी थे।
दाऊद के साथ किसका था हम देखते हैं, तस्वीरें नेट पर उपलब्ध हैं। छोटा राजन के साथ भी एक अभिनेत्री का नाम जुड़ा, कुछ और भी अभिनेत्रियां थी, तो एक इस टाइप का भी हाजी रिलेशनशिप रहा है। मस्तान ने तो शादी की थी ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। आई थिंक सोना नाम की एक्ट्रेस थी हाँ कोई। यस यस बिल्कुल, हाँ। उसके ज़्यादा डिटेल मेरे पास है नहीं है।